इवनिंग बेटा, चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैम ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो तो टीबी का कारण भी हो सकता है क्या? हाँ, अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, आपको खांसने में आपके ब्लीडिंग आ रही है, खून आ रही है, चेस्ट पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है सांस लेते समय, तो ये सब टीबी के सिम्टम्स हैं। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना होगा। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम वायरल डिजीज पढ़ रहे थे, और वायरल डिजीज बोले तो वायरस डिजीज कुछ बची हैं, तो वो हम आज कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से लग के सारी की सारी। विषाणु जनित रोग, वायरस डिजीज, विषाणु जनित रोग, जितने भी वायरस से जो बीमारियां बची हैं वो हम कवर कर लेते हैं। और कौन कौन सी मैंने पढ़ा दी थी, तो बहुत सारी पढ़ा दी थी, आप देख लीजिएगा एक बार। जो नहीं पढ़ाई है वो मैं अब आज करवा देती हूँ, है ना। सबसे पहला, यहाँ पर पहला नहीं, कम से कम 7-8 तो पढ़ा चुकी हूं। अगली नेक्स्ट जो है वो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा डिजीज या इन्फ्लुएंजा फ्लू भी कहते हैं इसे, और इसी को कहा जाता है सीजनल फ्लू भी कहा जाता है। बोलते हैं ना सीजनल फ्लू हो गया यार, मुझे नाक से पानी गिर रहा है, नाक लाल हो गई है, और नाक में इचिंग हो रही है, आंखों से पानी गिर रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो जिसे हम सीजनल फ्लू के नाम से भी जानते हैं अक्सर, उसी को बोलते हैं हम इन्फ्लुएंजा फ्लू या इन्फ्लुएंजा डिजीज। लिख लो आप, बात एक ही है ना। चलो, तो एक ही बात है, या तो इन्फ्लुएंजा फ्लू लिखिए या इन्फ्लुएंजा डिजीज लिखिए, हिंदी में सेम नाम है। इन्फ्लुएंजा फ्लू या इन्फ्लुएंजा रोग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली जो मतलब वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, जिसमें जुकाम हो गया, खांसी हो गया, कोल्ड कफ जैसी ये चीजें होती हैं, उनको फ्लू का नाम दे दिया जाता है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी जुकाम वगैरह, नाक से पानी गिरना, आंखों से पानी गिरना, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, तो इसे फ्लू का नाम दे दिया जाता है, इन्फ्लुएंजा फ्लू। जब हम इन्फ्लुएंजा फ्लू की बात करते हैं तो ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इन्फ्लुएंजा जो फ्लू है या इन्फ्लुएंजा डिजीज है वो किसके इन्फेक्शन से होता है? वायरस के इन्फेक्शन से होता है। अब बात ये आती है कि कौन सा वायरस, तो इसके वायरस का नाम नहीं है, उसे इन्फ्लुएंजा वायरस ही नाम दिया गया है। तो अगर आप इसके पैथोजन की बात करोगे कि इसका रोग जनक कौन है, जो रोग को जन्म देता है, इसका रोग जनक कौन है, तो इसका नाम आप इन्फ्लुएंजा वायरस ही लिखोगे, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उसी की ही वजह से, कोई अलग उसका नाम नहीं रखा गया है। अब ये वायरस ये कहां रहता है, इसका वेक्टर क्या है? तो बेटा ये एयर ड्रॉपलेट की फॉर्म में आपसे फैल सकता है। एयर ड्रॉपलेट की फॉर्म के मतलब क्या हो गया? किसी एक इंसान को फ्लू हुआ, उसके बगल में बैठे आप, उसने छींक दिया, खांस दिया, उसके सलाइवा से उसके म्यूकस के कोई ड्रॉप चली गई, या आपने उसका जूठा पानी पी लिया, जूठा खाना खा लिया, उसके यूज्ड कपड़े आपने पहन लिए, इन सब से हो सकता है। तो ये भी एक एयरबोर्न डिजीज है या एयर ड्रॉपलेट डिजीज मानी जाती है। मतलब हवा के द्वारा या हवा के अंदर ये आपके वायरस सर्वाइव कर सकते हैं। अब ये जो इन्फ्लुएंजा है, इसकी जब मैं बात करती हूं तो बेटा अभी कोरोना चल रहा है, जैसे खत्म तो नहीं हुआ ना। तो कोरोना को स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो आप याद करो, बहुत सारे डॉक्टर्स, इनफैक्ट बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी क्या कह रहे थे कि कोरोना इज जस्ट लाइक इन्फ्लुएंजा। हर कोई यही कह रहा था कि कोरोना जो है वो इन्फ्लुएंजा के जैसा ही है। हाँ, क्योंकि सारे के सारे इसके सिम्टम जो है इन्फ्लुएंजा के, वो कोरोना जैसे ही हैं। कोरोना में क्या होता था? इंसान को फीवर आता था, बुखार आता था, उसके बाद इंसान के बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मतलब इम्यून सिस्टम है उसका, वो बहुत कमजोर हो जाता था। उसके अलावा इंसान को सर्दी, जुकाम, खांसी होती थी। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो इसी के अंदर देखने को मिले। जब बात करते हैं कैसे सिम्टम्स, तो यहाँ पर अच्छा, इस बीमारी की एक खासियत बात बताऊं, ये जो फ्लू है ना, वो एक तो बच्चों को बहुत जल्दी होता है, बच्चों को, और जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, क्योंकि बच्चों के बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी लो रहती है, और एक प्रेग्नेंट लेडीज, जो लड़की प्रेग्नेंट है, उसमें बहुत आसानी से ये फ्लू अटैक कर जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि ऐसा फ्लू है जो बच्चों को बहुत जल्दी होता है और बूढ़े लोगों को बहुत जल्दी होता है, और एक लड़की जब प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती महिला होती है, इन सबको बहुत जल्दी ये अटैक कर लेता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब लड़की प्रेग्नेंट है उस समय भी उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, एक बूढ़े लोग का भी इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है, बच्चों का भी इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है। तो ये फ्लू आसानी से इनके अंदर इन्फेक्शन कर देता है। जब हम इस फ्लू की बात करते हैं कि इस फ्लू में क्या होता है, तो बच्चा ध्यान से सुनिएगा।
कि यहाँ पर क्या क्या होता है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि मैम क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज होगा? यस बेटा, जब मैंने लिख दिया है एयर ड्रॉपलेट, तो इसका मतलब ही क्या है कि अगर जिस इंसान के आसपास में आप बैठोगे, उसने छींक दिया, खांस दिया, उसका जूठा खाना वगैरह खा लिया, आपने उससे हैंडशेक कर लिया, उसने जब छींक रहा है उस समय वो हैंकी वगैरह यूज नहीं कर रहा है और उसकी सीधी ड्रॉप आपके ऊपर आ गई है, तो उस एयर के थ्रू से ये वायरस आपके एलिमेंट्री कैनाल से या नोज से आपके बॉडी में एंटर कर जाएंगे। मेनली ये नाक से ही आते हैं, मतलब नोज वाले एरिया से ज्यादा जल्दी आते हैं, और जो नोज वाले एरिया से आते हैं वो सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करेंगे। इसलिए तो खतरनाक बीमारी है। जैसे कोरोना में भी क्या है, सेम चीज है। जैसे कोरोना वायरस भी नाक और मुंह दोनों से आ सकता था, वैसे ही नाक और मुंह दोनों से ये वायरस आ सकते हैं। तो ये मैं क्या बता रही थी आपको, मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। क्यों नहीं है? क्यों है ये? क्योंकि ये भी तो एयर ड्रॉपलेट के फॉर्म में हो रहा है। ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एक संक्रामक रोग है। तो जिन लोगों को इन्फ्लुएंजा होता है उनके आसपास आप ना बैठें तो अच्छा है। जब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है, जरा इस इमेज को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखा हुआ है सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा। सबसे पहला तो आपके सर में बहुत दर्द होगा, उसके अलावा आपको बहुत फीवर रहेगा, यूजुअली हाई लिखा हुआ है। आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा, मैंने कहा ना कोरोना के समय देखो लोगों का कितना कितना बुखार जा रहा था, 104 डिग्री 105 डिग्री, वैसे ही इस वायरस में भी बहुत ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है। उसके अलावा कि आपकी जो मसल्स हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा थकान रहेगी, आपको आप बेड से उठ ही नहीं पाओगे, आपकी मसल स्ट्रेच होती रहेंगी, उनमें बहुत ज्यादा फटीग रहने लग जाएगा। फटीग का मतलब थकान रहने लग जाएगी। और आपके जो जॉइंट्स हैं, जैसे ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया, इनमें बहुत ज्यादा दर्द रहेगा। इसके अलावा जब 2-3 दिन हो जाएंगे इस वायरस को, उसके बाद ये क्या करेगा, तो उसके बाद बेटा ये रनी और स्टफी नोज, मतलब आपके नाक से बहुत सारा पानी आने लग जाएगा और गले में सूजन हो जाएगी। और गले वाले पार्ट से आपको खाने में पीने में, पानी पियोगे तब भी प्रॉब्लम होगी, गले वाले पार्ट से आप खाना वगैरह खाओगे तब भी यहां पे सूजन आ जाएगी, बहुत जलन होगी, आपको बहुत ही ज्यादा ईचिंग सी होगी। उसके बाद धीरे धीरे ये वायरस नाक से होता हुआ, फेरिंग से होता हुआ आपके फेफड़ों तक चला जाता है। यहां पर लिखा रखा ना, ये देखो फेफड़े की इमेज बनी हुई है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है और आपको बहुत ज्यादा कफ हो जाएगा और सांस लेने में दिक्कत होगी, चेस्ट पे एक दबाव सा क्रिएट होगा। जब किसी इंसान को, इन्फ्लुएंजा वाले को, जब जो सांस लेगा तो वो प्रॉपर सांस नहीं ले पाएगा, उसके छाती पर बहुत दबाव पड़ेगा, उसे बहुत दर्द होगा और गैस भी रहेगा उसे, और वॉमिटिंग भी हो जाएगा। ये कुछ इस बीमारी के सिम्टम्स हैं जो आपको मैंने यहां पर लिखवा दिया है। और साथ में इतने सारे सिम्टम्स हैं तो उस बंदे की इम्यूनिटी सिस्टम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इम्यूनिटी लो हो जाएगी, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाएगी, सर्दी होगी, खांसी होगा, बुखार होगा, गले में सूजन होगी, नाक से पानी गिरेगा, आंखों से पानी गिरने लग जाएगा, मसल्स में बहुत ज्यादा थकान हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब आप कहोगे कि मैम फिर डॉक्टर क्या करेगा? आप डॉक्टर के पास जाओगे तो याद रखिएगा इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, आज तक इसके लिए कोई टीका नहीं बना है, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। बस डॉक्टर क्या देगा, आपको कुछ एंटीवायरल ड्रग दे देगा, कुछ एंटीवायरल मेडिसिन दे देगा। जैसे टेट्रासाइक्लिन आती है, एक टेरामाइसिलिन होती है, ये सारी कुछ इस बीमारी के अंदर कुछ ड्रग्स हैं जो दी जाती हैं। आप लिख भी सकते हो टेरामाइसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये दो ड्रग हैं इसके अंदर। ड्रग का मतलब यहां पर दवाई है। इसके अंदर जो दवाई दी जाती है ये 2 दवाई बड़ी फेमस है इन्फ्लुएंजा के लिए, इस फ्लू के लिए। कौन कौन सी? पहली है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन हो गया, टेट्रामाइसिन हो गया, टेट्रामाइसिन हो गया। कुछ ऐसी करके कुछ दवाइयां देता है डॉक्टर, या डॉक्टर क्या देगा, कुछ एंटीवायरल ड्रग देगा, कुछ एंटीवायरल आपको दवाइयां देगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि ये एक टाइप का सीजनल फ्लू ही है। इसे हिंदी में श्लेष्मिक जवर भी कहा जाता है। श्लेष्मिक जवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें श्लेष्मा बहुत ज्यादा निकलता है। श्लेष्मिक जवर का ना बुखार, श्लेष्मिक जवर, श्लेष्मा बहुत ज्यादा, नाक से बहुत पानी गिरेगा, आंख से बहुत पानी गिरेगा, मुंह से बहुत ज्यादा लार गिरने लग जाता है इंसान के, इसलिए इसका नाम श्लेष्मिक जवर भी हिंदी में रखा गया है। तो बस आपके लिए इतना याद रखना है कि अगर एग्जाम में पूछ ले कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है तो ऑप्शन में आपको इन्फ्लुएंजा ढूंढना है। इसी को ही हम सीजनल फ्लू के नाम से भी जानते हैं। और जैसे कोरोना के सिम्टम्स हैं वैसे ही इसके सिम्टम्स हैं। लास्ट में जाकर आपका इसमें कौन सा ऑर्गन खराब होने लग जाते हैं, आपके फेफड़ों के अंदर ये वायरस इन्फेक्शन कर देता है, लंग्स के अंदर जाकर इन्फेक्शन करता है। और अगर ये बिगड़ जाता है इन्फ्लुएंजा तो बहुत खतरनाक बीमारी है। जब तक नहीं बिगड़ती है तब तक ठीक है। चलो
याद रखोगे तो ये है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी एक फ्लू है जो वायरस के इन्फेक्शन से होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट बीमारी आती है आपकी हेपेटाइटिस डिजीज। बहुत सारे बच्चों ने सुन रखा होगा ये चीज, हेपेटाइटिस डिजीज, या हम क्या बोलते हैं उसे, आप बोलते हो वायरल हेपेटाइटिस। आप चाहे एक ही नाम से कैसे लिख लो, नेक्स्ट लिखेंगे वायरल हेपेटाइटिस। ये थोड़ा सा फेमस सा माना जाता है बिकॉज इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं एग्जाम में। वायरल हेपेटाइटिस मतलब जो वायरस के इन्फेक्शन से होता है, और हिंदी में बोलेंगे हेपेटाइटिस। ये थोड़ा सा इसलिए फेमस है, एक तो इसका हेपेटाइटिस बी वाला जो है वो बहुत खतरनाक है, और दूसरा कि ये कम से कम 5 टाइप का होता है, हालांकि अब तो 6 टाइप का होने लग गया है ना। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और एफ भी आने लग गया, लेकिन हालांकि अभी तक आपको 5 याद रखने हैं। वायरल हेपेटाइटिस का मतलब है हेपेटाइटिस बीमारी का नाम है और किसके इन्फेक्शन से, वायरस के इन्फेक्शन से होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है वायरल हेपेटाइटिस। इस बीमारी के अंदर जब भी आप हेपेटाइटिस शब्द सुनते हो तो तुरंत आपको जाना है ऑप्शन कौन सा ठीक करना है, लीवर। ये बीमारी आपके लीवर पे अटैक करती है, आपके लीवर को डैमेज करने का काम करती है, ठीक है। और हेपेटाइटिस कितने टाइप का होता है तो लिख लीजिएगा, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ये 5, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि एक नया भी आ गया है, एफ भी आ गया है ना। ए, बी, सी, डी, ई, ये मेजर 5 टाइप का तो होता ही होता है। अब कैसे, देखो, एक वायरस है हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस जिसको बोलते हैं HAV, ठीक है, ये करेगा हेपेटाइटिस ए। फिर दूसरा है HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस, तो ये करेगा हेपेटाइटिस बी। फिर HCV है तो ये सी करेगा, HDV है ये डी करेगा, HEV है ये ई करेगा। कहने का मतलब है हेपेटाइटिस वायरस है, इसी की अलग अलग जातियां हैं जिनकी वजह से आपको इन्फेक्शन होता है। अगर ए वाले वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो हेपेटाइटिस ए डिजीज होगी, बी वाले का हुआ बी होगा, सी वाले का हुआ सी होगा, डी वाले का होगा डी को होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे खतरनाक कौन सा है, तो सबसे खतरनाक ये है, सबसे खतरनाक ये वाला है हेपेटाइटिस बी, और आजकल इसी के इंजेक्शन ज्यादा लग रहे हैं। इसके लिए क्या आ चुके हैं आप बताओगे कि इसके लिए वैक्सीन आ चुकी है मार्केट में। आपने सुना होगा दिल्ली में तो बहुत जोरों शोरों से लगाई भी गई थी 2-3 साल पहले, क्योंकि दिल्ली में 2-3 साल पहले बहुत फैल रहा था, ये बहुत ज्यादा फैल रहा था दिल्ली में, तो उस समय वहां पर तो लगाई भी गई थी ये वैक्सीन बहुत ज्यादा। आज भी लग रही है, स्कूल में, कॉलेज में, इनमें आज भी लग रही है। तो सबसे खतरनाक माना जाता है, वो माना जाता है हेपेटाइटिस बी को। क्यों माना जाता है, अभी इसका रीजन आपको आगे मालूम चलेगा। जब हम बात करते हैं किसकी, हेपेटाइटिस की, तो मैंने एक इमेज लगाई है आपके सामने, इससे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, इससे आपको मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देती हूं आपको समझाने के लिए। अब आपको सब दिख रहा होगा आराम से। थोड़ा सा हम चीजों को जूम भी करते हैं। देखो, इन ए, बी, सी, डी और ई में क्या क्या डिफरेंस है, इसमें आप लोग अच्छे से नोट्स बना लेना। मैं यहाँ पे रीड आउट कर देती हूँ, बाकी इमेज भी आपको मैं अपलोड भी करवा दूंगी। देखो, सबसे पहले दे रखा है हेपेटाइटिस ए। ए में क्या होता है, किसकी वजह से होगा, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होगा। ये कहां से आता है, ओरल रूट से। ओरल रूट का मतलब क्या है, माउथ से। मतलब आपने कोई ऐसी चीज खा ली, आपने पानी पी लिया, या कोई ड्रॉप वगैरह ऐसी आपने ले ली है जिसमें ये वायरस था, तो इसका रूट क्या है, ओरल। ओरल का मतलब क्या है, ये कहां से इंफेक्शन करेगा, माउथ से एंटर करके इंफेक्शन करेगा। इसके सिम्टम्स क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाएगी आपको। अगला डायरिया। डायरिया का मतलब है आपको उल्टी दस्त होएगी, बुखार होएगा, सिकनेस मतलब बहुत आप कमजोरी आ जाएगी आपके अंदर, और इसके साथ साथ आप बताओगे कि जनरल कंफर्ट लगेगा, मतलब वही इंसान को घबराहट सी होने लग जाएगी। और बाद में क्या होगा कि अगर बहुत ज्यादा दिनों तक ये रह गया तो अल्टीमेटली जाकर आपको जॉइंडिस हो जाएगा। जॉइंडिस का मतलब होता है पीलिया। ये वायरस कहां चला जाएगा, आपके लीवर के पास चला जाएगा, और लीवर को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। और लीवर जब जब डैमेज होगा तब तब आपको जॉइंडिस होगा।
पीलिया होगा, आपकी आंखें पीली पड़ने लग जाएंगी, आपकी स्किन पीली पड़ने लग जाएगी, आपके नाखून पीले पड़ने लग जाएंगे, है ना। ये सारे सिम्टम्स किसके अंदर देखने पड़ेंगे? आपको हेपेटाइटिस ए के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसका मेन रूट क्या है? ओरल, मतलब माउथ से आता है वो। और इसमें 6 वीक लगते हैं रिकवर होने में, 6 वीक लगते हैं रिकवर होने में। और नेक्स्ट लाइन लिखी हुई, नो परमानेंट डैमेज टू लीवर, मतलब परमानेंटली कोई लीवर को डैमेज नहीं करता है। मैंने कहा ना, ए थोड़ा कम नुकसान पहुंचाता है, परमानेंट नहीं करेगा लेकिन करेगा, लीवर को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये हो गया हेपेटाइटिस ए, लीवर में जाएगा, लीवर में इन्फेक्शन करेगा अल्टीमेटली। मैंने कहा ना, माउथ से आ रहा है, फूड पाइप से आ रहा है, तो वो लीवर के पास आसानी से जा सकता है और लीवर को खराब कर देगा। तो लीवर एक पिगमेंट होता है बिलीरुबिन, उसे ज्यादा बनाने लग जाएगा। वही पिगमेंट ज्यादा होकर आपके आंखों में, आपके नाखूनों में, आपकी स्किन को पीला कर देगा और आपको पीलिया नामक रोग हो जाएगा, जॉइंडिस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस बी। और जब बी की बात करते हैं तो इसीलिए मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी फैलने वाली बीमारी है। इट इज ए एसटीडी। एसटीडी का मतलब बताया था ना मैंने, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो ए वाला है या जो सी वाला है या डी वाला है, ई वाला है, वो सब सेक्सुअली ट्रांसफर नहीं होते हैं। सिर्फ कौन सा ट्रांसफर होता है? हेपेटाइटिस बी। और यही एग्जाम का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि किस टाइप का हेपेटाइटिस वायरस है जो कि सेक्सुअली कॉन्टेक्ट, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू भी मेल से फीमेल, फीमेल से मेल में जा सकता है। तो वो होगा हेपेटाइटिस बी, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज माना जाता है इसे। अगला, इसके अलावा ये इंसान के आंसुओं से फैल सकता है और उसके सलाइवा से। आंसू का मतलब जब जुकाम वगैरह उसको हो रखी है, अरे मुझे क्या हो गया, इतनी खांसी क्यों आ रही है तो उससे भी आपको हो सकता है। और इसमें क्या होगा? इसमें बेटा आप बताओगे कि सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस शब्द का मतलब क्या होता है, पहले ये सुनो। सिरोसिस शब्द का मतलब होता है कि आपका जो लीवर है उसके अंदर पहले तो सूजन आएगी, इन्फ्लामेशन आ जाएगा। लीवर जो है ना, वो मान लो इतना सा है, सूज के इतना बड़ा हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं फैटी लीवर। लीवर में फैट आ गया है, लीवर सूज गया है, या इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन आ गया है, सूजन आ गई है, और बाद में चलकर धीरे धीरे आपका लीवर खराब होने लग जाता है। इसे ही लीवर सिरोसिस कहा जाता है। शायद आपने सुना होगा कि एक तो जॉइंडिस या हेपेटाइटिस के समय क्या होता है, लीवर सिरोसिस, दूसरा अल्कोहल पीने से, शराब ज्यादा पीने से भी फैटी लीवर या लीवर सिरोसिस होता है। तो और बाद में अगर ये ढंग से नहीं क्योर किया गया, डॉक्टर से सही ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, आपके लीवर में कैंसर हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि ये खतरनाक है, लीवर कैंसर कर देगा। तो बी वाला बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आप बताओगे बेटा कि ये जो है ना हेपेटाइटिस बी, ये तो सीधा जाता है लीवर के अंदर, सूजन करता है, लीवर को डैमेज कर देता है। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, इसमें लीवर कैसा हो जाएगा, कैसा था कैसा कर देता है वो, और अल्टीमेटली लीवर सिरोसिस होकर आपका लीवर का कैंसर तक के भी, लीवर के अंदर कैंसर हो सकता है। इसीलिए ये खतरनाक है और बहुत सारे लोग मरे भी हैं इंडिया में इस बीमारी से। और नीचे लिखा हुआ है वैक्सीन अवेलेबल फॉर प्रिवेंशन। मैंने कहा ना, इसके लिए वैक्सीन बहुत लग रही थी जोरों शोरों पे, इनफैक्ट अभी भी लग रही है, अभी भी लग रही है ना। तो ये याद रखिएगा, 3 डोज में वैक्सीन लगती है इसके लिए, 3 डोज। जैसे कोरोना की 2 डोज है ना, वैसे इसके लिए 3 डोज में वैक्सीन लगाई जा रही है। चलो, स्कूल वगैरह में, क्योंकि स्कूल वगैरह में बहुत सारे केसेस पकड़े गए थे इसके, और कॉलेज वगैरह में या कोचिंग सेंटर में, इनमें तो बहुत लगाई थी, दिल्ली वगैरह में भी। चलो अगला बात करते हैं। अगला है हेपेटाइटिस सी। उसमें भी लिखा हुआ इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, लीवर में सूजन ये भी करेगा, लेकिन ये इतना गंदा नहीं करेगा कि आपको मतलब पूरा ही लीवर खराब हो जाए। सबसे खतरनाक तो बी वाला ही है। ये कैसे फैलता है? ये खून से फैलता है, ये वाला वायरस। ये ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। मतलब एक इंसान है जिसको हेपेटाइटिस है, तो उसका खून आपने किसी और को चढ़ा दिया तो उस इंसान के अंदर आ जाएगा। तो जो ए वाला था वो ओरली आ सकता था, बी वाला कैसे आ सकता था आप बताओगे? सेक्सुअल इंटरकोर्सेस से। और जो सी वाला है वो आता है ब्लड का ब्लड से मिलना हो, जैसे HIV एड्स पढ़ाया था मैंने, वैसे ही ब्लड का जब ब्लड से मिलना होता है तब ये वाला आ सकता है। बाकी रीजन वही, वो सिम्टम्स सेम रहेंगे।
बुखार रहेगा, कुछ भी खाएंगे वो उल्टी हो जाएगी, लीवर में पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा, बाकी सारे सिम्टम्स एकदम सेम से हैं। मेन है वो बी ही है आपके लिए। अगला है हेपेटाइटिस डी वायरस। ये क्या है, यहां पर लिखा हुआ है कि ओनली बी इन्फेक्टेड can only be infected with hepatitis D if you have hepatitis B already। इस पॉइंट को ध्यान से सुनो, जिस इंसान को हेपेटाइटिस बी है उसे ही सिर्फ डी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक हेल्दी इंसान को सीधा डी हो जाएगा, नहीं। जब किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ था और उसने ढंग से अपना इलाज नहीं करवाया तो उसकी लास्ट वाली जो स्टेज है ना, वही आगे जाकर कहलाएगी हेपेटाइटिस डी। तो जिसको बी हुआ है उसी को डी हो जाता है, तो ये याद रखिएगा। बी हुआ तो ऑटोमेटिकली डी भी डॉक्टर आपकी रिपोर्ट में लिख देता है कि बी और डी दोनों हो गए हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इसमें ज्यादा रिस्क है लीवर के फेल होने की। लीवर फेल हो जाएगा, परमानेंट डैमेज हो सकता है इसमें लीवर, ये बात आप याद रखिएगा। तो जब बी भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से आ सकता है तो डी भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से आ सकता है। जब भाई बी आ सकता है तो डी भी आ सकता है, क्योंकि बी को बी हो गया तो डी हो भी हो गया, डॉक्टर यही कहता है। बेटा इसके लिए इंजेक्शन आते हैं हेपेटाइटिस वैक्सीन नाम से, कोई ऐसा कोई अलग से कोई इसका वो नहीं, इंजेक्शन का नाम नहीं है। तो जिसको बी है उसको डी है मान लो, ठीक है। तो बी और डी एक ही है, मतलब बी के अंदर ही डी छुपा है, ये मान लो आप। इसीलिए तो मैंने कहा कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैल सकता है। और कॉन्टामिनेटेड नीडल्स, मतलब जिस इंसान को एक को इंजेक्शन लगाया, फिर उसी के इंजेक्शन में मान लो उस इंसान जिसको इंजेक्शन लगाया है उसको हेपेटाइटिस डी हुआ या बी हुआ, तो उसी को ही इंजेक्शन की नीडल को आपने किसी और को लगा दिया, वही HIV एड्स वाला केस, तो उसको भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बी और डी। अब आते हैं ई पर। ई की बात करते हैं तो ई वाले वायरस की वजह से होता है, और इसमें ये कहां से आता है, तो ये ओरली आता है। ए वाला और ई वाला ये माउथ से आते हैं, ये माउथ से आते हैं, मतलब खाने वाने के थ्रू आ सकते हैं। और 2 से 8 वीक का ड्यूरेशन होता है। सिम्टम्स वही जॉइंडिस, लीवर आपका फेल हो जाएगा, लीवर जो में पीलिया हो जाएगा, आपको थकान रहेगी और नाक से पानी गिरेगा। और इसकी क्रोनिक स्टेज जो है उसमें इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। और प्रेगनेंसी के केस पर लड़कियों को ज्यादा रिस्क रहती है इस बीमारी के होने की, इसमें भी लीवर फेल हो जाता है। तो ये है आपके हेपेटाइटिस। अलग अलग वायरस से अलग अलग टाइप के हेपेटाइटिस डिजीज हो जाती हैं, इस बात को आप गौर से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो मैंने एक ये भी लगवाया था आपके लिए कि इमेज की, आप इससे समझ लो कि हेपेटाइटिस बी मैंने कहा ना बहुत खतरनाक है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से आपको मैंने चीजें बताई हैं कि किस तरीके से ये फैल सकता है, ठीक है। देखो एक तो ब्लड का ब्लड से कांटेक्ट होगा तब फैल सकता है, माँ से बच्चे में हो सकता है लिखा हुआ है, और किसी के घर में जैसे कोई चीजें हैं जैसे पोछा लगाने वाली चीजें, या किसी की आपने ईयररिंग्स पहन ली, किसी का पर्सनल स्टफ ले लिया आपने, किसी का रेजर यूज कर लिया, टूथब्रश यूज कर लिया आपने किसी के, है ना, जिसको हेपेटाइटिस बी है, तो आप में भी आ जाएगा। उसके अलावा क्या होता है कि आप बताओगे, आपने कभी किसी के उस जैसे होता है ना, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अरे तेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, इससे मैं अपना बीपी चेक कर लूं, बीपी वाली मशीन होगी तो, अरे तेरे पास ये ऑक्सीमीटर है, ये मुझे दे दे, मैं अपना ऑक्सीमीटर चेक कर लेता हूं। नहीं, क्या पता है सामने वाले का इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो तो उसको किस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, है ना। तो ये दे रखा है कि हेल्थ केयर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे भी फैल सकता है। आपने उसका इंजेक्शन उठा के अपने अंदर ठुकवा लिया, तो ऐसी चीजें गलत हैं। बाकी सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है। शेयरिंग ऑफ निडल लिखा हुआ है। इसके अलावा टैटू बनवाते हैं ना लोग, तो टैटू वाली जो मशीन होती है, मान लो मैंने टैटू बनवाया, मेरे अंदर हेपेटाइटिस बी था, तो टैटू बनाते कभी कभी क्या होता है खून आने लग जाता है ना। तो उस टैटू वाली मशीन की निडल, अब कोई एक और बंदा आया मेरे बाद तो उसके भी बना दिया, तो उसके भी खून आ गया, तो मेरा खून उसके खून से मिल गया। इसलिए जो टैटूज वैटूज बनवाते हैं ना वो लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें। पियर्सिंग करवाने जाते हैं वो लोग ध्यान रखें उन मशीन से। और जो बार्बर्स, मतलब जब आप बाल कटिंग करवाने जाते हैं तो वो जो इरेजर और जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे याद रखिएगा, उन सब से ये फैल सकता है, ठीक है। और इसका इलाज क्या है, तो आपके शहर में भी अगर इसके लिए वैक्सीन लगती है तो भैया इसके लिए वैक्सीन लगा लीजिए। और बाकी आपको मालूम है कि हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। 28 जुलाई को मनाया जाता है हेपेटाइटिस डे। इस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है, क्योंकि अगर ये बीमारी, ऐसा माना जाता है कि अगर ये बीमारी मतलब अगर बहुत भयंकर तरीके से फैल गई तो कोरोना से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक बीमारी ये है, ठीक है।
तो 28 जुलाई को हम हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। तो बी वाला सबसे खतरनाक है, ऐसा हो जाएगा आपका लीवर। ये एक इंसान का हेल्दी लीवर है। लेकिन अगर कोई वायरस आया, सपोज करो ये हेपेटाइटिस सी दिखा रखा आपको, ऐसे बी आ गया, डी आ गया, ए आ गया, तो भैया सबसे पहले तो आपके लीवर के अंदर ऐसे इन्फ्लामेशन आएगी और एंड स्टेज में देखो आपके लीवर के अंदर कैंसर तक बन जाएगा। ये देखो दिखा रखा ना यहाँ पे, कैंसर तक बन जाएगा, आपको लीवर कैंसर तक हो जाएगा। लीवर खराब होएगा, सूजन आएगी, वजन बढ़ेगा लीवर का, और वजन बढ़ के लटकने से लग जाएगा लीवर आपका, और उसके बाद लीवर के अंदर कैंसर भी हो सकती है। एक हेल्दी इंसान का लीवर ऐसा, और जिसको हेपेटाइटिस डिजीज है उसका लीवर ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा। तो ये है आपका हेपेटाइटिस या वायरल हेपेटाइटिस। इसमें जॉइंडिस, जॉइंडिस का मतलब ही क्या है? जॉइंडिस इज द अनदर नेम ऑफ हेपेटाइटिस डिजीज, है ना। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि इसमें इतनी सारी बीमारियां होकर और लीवर में मेन इन्फेक्शन होने लग जाता है। चलो अगली बीमारी पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे मीजल्स। अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है मीजल्स, जिसे हम हिंदी में खसरा रोग बोलते हैं। मीजल्स हिंदी में लिखेंगे खसरा रोग, खसरा रोग। और इधर एक साइड लिख लेना जर्मन मीजल्स, दोनों ही सेम ही हैं, बस जर्मन मीजल्स थोड़े से इनके सिम्टम्स अलग हैं। जर्मन खसरा या खसरा, एक होता है सिंपल खसरा और एक होता है जर्मन मीजल्स। बाकी सारे सिम्टम्स तो सेम से ही हैं, एक दो सिम्टम्स अलग हैं बस, बाकी ये सारी चीजें होने वाली दोनों ही वायरस से ही हैं। और जब हम बात करते हैं मीजल्स या जर्मन मीजल्स की, तो बेटा इसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, सबसे पहला तो पॉइंट ये लिखोगे। अच्छा मैं बताऊं खसरा क्या होता है। आपने सुना है गांव में लोग बोलते हैं कि इसके पास मत जाना, इसमें माता आई हुई है। सुना है कभी आपने ऐसा? गांव में क्या बोलते हैं कि इसके पास मत जाना, उसमें माता निकली हुई है। शायद आपने सुना होगा। अपने गांव में क्या बोलते हैं कि फलाने के ढिनके के इंसान के बच्चे के अंदर माता निकली हुई है। तो उसी माता आई को ही, माता ही इंग्लिश में खसरा है, जिसे हमने आम भाषा में माता आई है, माता आई है कहना शुरू कर दिया। ठीक है गांव वगैरह में बोलते हैं, गांव देहात में बोलते हैं। जब हम बात करते हैं मीजल्स या जर्मन मीजल्स की, ये वाले में थोड़ी सी खून वगैरह की भी कमी हो जाती है। ये क्या है? एक तो हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। इट इज द हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। बेटा एसएससी के एग्जाम में कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन आया हुआ है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुत ज्यादा संक्रमित रोग माना जाता है। हाईली कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है, आपने सुना होगा गांव में अगर किसी को माता है उसके घर में कोई नहीं जाता है। बेटा चेचक अलग है, चेचक को बोलते हैं छोटी माता, और ये है माता आई है, माता आई है। ठीक है, दोनों अलग अलग होती हैं। तो अगर जिसके घर में होता है उसके घर में कोई जाता भी नहीं है, उस बच्चे को अलग से कमरे में डाल देते हैं और उसके पास भी कोई नहीं जाता है ताकि बाकी सब किसी को ना हो। क्या होता है इसके अंदर? स्किन इन्फेक्शन होता है। स्किन पर दाग से पड़ जाएंगे और इतनी खुजली होगी, इंसान को खुजला खुजला के खून निकाल लेता है। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। कौन सा वायरस? रूबेला वायरस। कौन सा वायरस? रूबेला वायरस है, या एक पैरामॉक्सी वायरस होता है, लेकिन वो तो अब इतना खत्म हो चुका है, आप रूबेला वायरस ही लिखो। रूबेला वायरस नामक है। इस वायरस के इन्फेक्शन से, मतलब इस बीमारी का, इन दोनों बीमारियों का पैथोजन सेम ही मानो आप। पहले तो ऐसे बोलते थे पैरामॉक्सी वगैरह, वो छोड़ो आप, उसके तो इतना नहीं आता है। लेकिन जो रूबेला वायरस है, इसका दूसरा नाम रूबेला डिजीज भी बोलते हैं। मीजल्स को ही कभी कभी रूबेला रोग भी बोल दिया जाता है। तो ये भी लिख लेना कि रूबेला रोग या मीजल्स, खसरा या माता आना सब एक ही बात है। ठीक है, बहुत जलन होती है स्किन में, स्किन पर इंफेक्शन होता है। अब कैसे आता है ये वायरस? ये तो पैथोजन हो गया। और ये वायरस किसके अंदर रहेगा? ये पानी के अंदर रह सकता है, ये हवा के द्वारा फैल सकता है, जिस इंसान को हुआ है उसकी लार से फैल सकता है, उसके आंसुओं से फैल सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब उसके कपड़े वगैरह आपने यूज कर लिए, उसकी हैंकी यूज कर ली, उसका जूठा खाना, उसका बर्तन सवा आपने कोई यूज कर लिया है, तो आपके अंदर भी आ सकता है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि इट इज हाईली कम्युनिकेबल डिजीज, बहुत ज्यादा। हाँ, खसरा रूबेला वायरस से होता है। और जब हम बात करते हैं इसके लिए क्या होता है, इस बीमारी के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो इंसान को सबसे पहले तो स्किन में दिखाती हूं कि कैसी उसकी स्किन हो जाती है। ये देखो,
ये छोटा बच्चा है, उसकी स्किन दिख रही है आपको, इसकी स्किन पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे पैचेस से बनने स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा स्किन पे जलन होती है। स्किन पे क्या होगी? जलन होगी बहुत ज्यादा, और स्किन पर ईचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजलाहट आती है, और सारा दिन वो बच्चा खुजला खुजला के इन छोटे छोटे स्कार्स को, इन दाग को फोड़ देता है और इनसे पस सा निकलता है और स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ये दाग परमानेंट भी रह सकते हैं स्किन पर। अगर आपने नाखून वगैरह लगाकर स्किन के ऊपर इनसे ब्लीडिंग वगैरह आपने निकलवा ली है, ब्लीडिंग वगैरह इनके अंदर फैल गई है, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। फिर ये दाग हमेशा रह भी सकते हैं। आज भी देखो बहुत सारे लोगों के फेस पर या हाथों पे दाने से, ऐसे दाग से मिलते हैं आपको, थोड़े ब्लैक, किससे आप बोलते हो किस चीज के दाग हैं, तो वो क्या बोलते हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं बेटा? क्वालिटी ऑप्शन सब में आ रहा है मनीष कुमार। तो वो क्या बोलते हैं कि इसको माता आई थी बचपन में, अभी तक इसके निशान पड़े हैं यार, तो वो यही माता है। हालांकि अब नहीं आती है, बिकॉज इसके लिए एक वैक्सीन लगता है, MMR, एक वैक्सीन 3 बीमारियों से, अभी बताएंगे कौन कौन सी। तो ऐसी स्किन हो जाती है। और सिर्फ स्किन में नहीं, अगर बहुत दिनों तक ये माता रही तो ये जाकर आपके, एक तो इंटेस्टाइन जो है ना, आपके बच्चे की आंतें हैं ना, उस इंटेस्टाइन में कहीं पर भी छेद वगैरह हो जाता है और इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है। आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा और उसमें ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाएगी। तो जब ये बच्चे या फिर जब वो वॉशरूम जाएगा, सूसू करेगा, तो उस सूसू के अंदर, मतलब छोटा बच्चा सूसू कर देता है, या जो मतलब बड़े लोग होते हैं जो वो यूरिन को एक्सक्रीट आउट करेंगे, पेशाब करेंगे, तो उनके पेशाब में ब्लीडिंग आने लग जाती है, पेशाब वगैरह में खून आने लग जाता है उनके। इसलिए इंटरनली ब्लीडिंग हो जाती है। और इंटरनली ब्लीडिंग होने के बाद, अच्छा एक कह रही है, नेहा कह रही है मैम हमें हुआ था। हाँ, पहले बहुत होता था बेटा, ये अब तो इंजेक्शन लगने लग गया है। सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप किसी बच्चे का जन्म करवाते हो तो उसे इंजेक्शन लग जाता है MMR का। बाकी प्राइवेट वाले तो वैसे ही लगा देते हैं, उनको तो पैसे कमाने होते हैं, वैसे ही लगा देते हैं, है ना। तो खून वगैरह, मतलब उसके पेशाब में खून आने लग जाएगा, आंतों में छेद हो जाएगा, बहुत इंटरनली कहीं पर भी कोई ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। ये सिर्फ स्किन में ही नहीं, ऐसा हो सकता है। अब इससे बचने के लिए बेटा एक वैक्सीन लगता है। कौन सा वैक्सीन? MMR। और ये जो MMR है, ये एक वैक्सीन है। जैसे याद करो, मैंने आपको DPT बताया था, याद है ना, कि DPT वैक्सीन जो है वो 3 बीमारियों से बचाता है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस का मतलब काली खांसी, टी का मतलब टिटनस। ऐसे ही एक वैक्सीन और होता है MMR। देखो किस किस बीमारी से बचाएगा। इस R का मतलब है रूबेला, इस R का मतलब क्या है? रूबेला। और रूबेले का मतलब क्या हो गया यहां पर बेटा? आप बताओगे मीजल्स, क्योंकि मीजल्स किस वायरस की वजह से, ओ सॉरी, R का मतलब रूबेला नहीं, रेबीज, गलत बता दिया मैंने। R का मतलब है रेबीज, जो कुत्ते के काटने से हो रही थी। तो एक तो रेबीज से बचा देगा ये। दूसरा M का मतलब मीजल्स, और मीजल्स का मतलब क्या हो गया? खसरा। और इस M का मतलब है मम्प्स। आगे चलकर आपको बताऊंगी कि एक बीमारी और भी होती है, मम्प्स, मम्प्स, है ना। देखो, तो मम्प्स हो गया, ठीक है, खसरा हो गया और रेबीज। इन तीनों से बचने के लिए एक बीमारी होती है, एक टीका लगता है, एक वैक्सीन लगाया जाता है। और वो कौन सा वैक्सीन है? आप बताओगे MMR। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? किस किस बीमारी से बचाएगा? R से रेबीज, M से मीजल्स, खसरा, और इस M से मम्प्स। ये बात होगी इस वैक्सीन के लिए। ये टीका लगता है बच्चे को, एक ही डोज लगती है, एक में ही हो जाता है, मतलब एक में एंटीबॉडीज बन जाती है। अब देखो, जिसको मीजल्स हुआ है उसकी स्किन पर इंफेक्शन होगा, आंतों में छेद हो जाएगा, उसकी आंतों में कहीं छेद हो जाएगा और उसके पेशाब वगैरह में खून निकलने लग जाएगा। लेकिन जिसको जर्मन मीजल्स हुआ है, उस इंसान का एक बहुत बड़ा सिम्टम माना जाता है, उससे अनीमिया हो जाता है। और अनीमिया का मतलब होता है उसमें खून की कमी हो जाती है। उसमें क्या हो जाती है? खून की कमी हो जाती है। बस इनमें यही डिफरेंस है, इन दोनों में यही डिफरेंस है, और कोई ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। कि जिसको नॉर्मल मीजल्स हुआ है, वायरस एक ही होगा ये। और तो टेस्ट, आप बोलोगे मैम टेस्ट कैसे करते हैं? तो स्किन के ऊपर ऐसे दिख के दूर से डॉक्टर बता देगा इसको मीजल्स है, स्किन के ऊपर
जो इन्फेक्शन हो रहा है उसे देखकर। एक सिंगल डोज लगती है एमएमआर की, उसमें हो जाता है। और इसमें बस अनीमिया तक हो सकता है, बहुत ज्यादा खून की कमी हो सकती है जिन बच्चों के अंदर ये हुआ है उनमें, बस यही इनमें डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। याद ये रखना है कि मीजल्स को ही खसरा या माता आई या रुबेला रोग बोला जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सी बीमारी बहुत ज्यादा संक्रमित मानी जाती है, तो आप बताओगे कम्युनिकेबल डिजीज सबसे ज्यादा कौन सी होती है, मीजल्स। इसके अलावा स्किन में इंफेक्शन करती है, और कौन सा वायरस, रुबेला वायरस। बस ये 3 क्वेश्चन और एक एमएमआर का वैक्सीन याद रख लेना कि एमएमआर का जो टीका लगता है वो कौन कौन से बीमारी से पीछा छुड़ाने के लिए लगता है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगली बीमारी पर। मीजल्स, जर्मन मीजल्स हो गई, हेपेटाइटिस हो गया आपके, इन्फ्लुएंजा हो गया। नेक्स्ट चलेंगे हम इबोला। इबोला, इबोला फ्लू लिखो या इबोला वायरस लिखो या इबोला डिजीज लिख लो, या आप क्या लिख लो, इबोला, सीधा अकेला इबोला लिख लो तो भी कोई बात नहीं, इबोला रोग है ये, इबोला डिजीज ही लिख लो, अच्छा रहेगा। इबोला डिजीज किससे होती है, ये अब मैं जो कुछ बीमारियां पढ़ा रही हूं ना उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको वेक्टर याद रखने हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बेटा एक ही है, पिंकी मैंने कहा ना, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस उसमें अनीमिया हो जाएगा, बच्चे में खून की कमी भी रहेगी जर्मन मीजल्स में, बाकी कुछ इसमें डिफरेंस नहीं होता है। इबोला डिजीज, इबोला रोग। अब जो मैं कुछ रोग लिखवाने जा रही हूं ना, सबसे पहले तो इनके एग्जाम में वेक्टर ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछेगा सुअर से कौन सा फ्लू होता है, चमगादड़ से कौन सा होता है, और आपसे पूछता है जैसे बर्ड्स होते हैं, जैसे बर्ड्स में मुर्गी हो गई, मुर्गा हो गया, कुक्कड़ फैमिली, उनसे कौन सा होता है। तो यहाँ पे वेक्टर ज्यादा आपको याद रखना है। जब इबोला की बात करते हैं तो बेटा इबोला का पैथोजन कौन है, इबोला वायरस, कोई अलग नाम नहीं है, इसके पैथोजन का नाम होता है इबोला वायरस। और ये वायरस किसके अंदर रहता है, इसका वेक्टर बन जाएगा, और इसका वेक्टर क्या है, इसका वाहक माना जाता है बैट, चमगादड़ बेटा, चमगादड़। चमगादड़ देखा है आपने कभी, हाँ, जो अंधेरे में आते हैं, चमगादड़। तो चमगादड़ से ये फैलता है इबोला। और अब कैसे क्या क्या होगा इसके अंदर, तो वो देखते हैं हम कि इसके अंदर, अच्छा जो बच्चा कह रहा था ना कि सिम्टम्स ऑफ मीजल देख लो, सिम्टम्स ऑफ मीजल्स मैंने आपको बता ही दिए, सेम से यही है। एक तो बच्चे की स्किन देख लो ऐसी है, ड्राई कफ हो जाएगा, रनी नोज, क्योंकि फ्लू है उससे तो ये सारी चीजें तो आएंगी ही आएंगी, भूख लगना बंद हो जाएगी, उल्टी दस्त वाली चीजें हो जाएंगी, और वहां पर फिर धीरे धीरे आपकी स्किन पर स्पॉट भी पड़ने लग जाते हैं। चलो ये सब छोड़ो, इबोला पे चलते हैं। ये रहा इबोला, कैसे होगा, ये एक इबोला वायरस है, कुछ ऐसा सा माइक्रोस्कोपिक इमेज है। ये वायरस किसके अंदर ज्यादा रहता है, बैट, चमगादड़ के अंदर ज्यादा रहता है। अब चमगादड़ क्या करता है, मान लो आपके पास गार्डन है, आपके गार्डन में आपके फल फ्रूट लगे हुए हैं, सब्जियां लगी हुई हैं, चमगादड़ जाकर उस सब्जी के ऊपर बैठ गया, या आपने उस मार्केट से उस सब्जी को ले आए, आपने उस सब्जी को धोया नहीं, खा लिया ऐसे ही, उसके अंदर इन्फेक्शन था किसका, इबोला वायरस का। ऐसे ही कोई फल फूल कोई फ्रूट्स होते हैं उनको आप धोते नहीं हैं, या किसी किसी फ्रूट के ऊपर ये बैठ गया, या आप क्या करते हैं किसी फ्लावर किसी फूल के ऊपर ये चमगादड़ बैठ गया, आप फूल लाते हो घर में तो आपके हाथ वगैरह में वो वायरस का इन्फेक्शन फैल जाता है। तो कुछ ये रीजन होते हैं जिनसे ये वायरस फैल सकता है, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करती हूं किसकी, कि इसमें क्या होगा, तो इसमें एक तो मसल्स में दर्द होगा, बहुत कमजोरी आएगी, बुखार बहुत ज्यादा रहेगा, देखो लिखा हुआ है कि 101 डिग्री से भी ज्यादा बुखार रहेगा, वोमिटिंग होएगी, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होगा, उल्टी दस्त आएगा, और फिर आप बताओगे कि बहुत लास्ट में जाकर ब्रेन हैमरेज या किसी और जगह पर क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे देखो ये ब्लीडिंग यहाँ से ये स्किन जो है वो काली काली सी पड़ेगी, और वहां पर कोई हैमरेज हो सकता है, या फिर वहां से कोई ब्लीडिंग भी हो सकती है, उस हिस्से से ब्रेन में भी हैमरेज हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। मेन जो एग्जाम में पूछेगा वो यही पूछेगा बेटा, एग्जाम में जो मेन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि इसका वेक्टर क्या है, या चमगादड़ से कौन सा बीमारी होता है, या इबोला कैसा इन्फेक्शन है। इबोला एक वायरस से होने वाली डिजीज है, जो कौन फैलाते हैं, जो चमगादड़ फैलाते हैं। चमगादड़ कैसे फैलाते हैं, तो कोई फल पे, कोई फूल पे, कोई सब्जियों पे बैठ गए, वही सब्जियों को आपने खा लिया तो आप तक भी ये बीमारी आ सकती है।
अगले हैं नीपा फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। ये सारे एक साथ से लिख लो आप। नीपा फ्लू, सुना है आपने नीपा फ्लू के बारे में? एक आता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो सुअरों से फैलता है। स्वाइन फ्लू जिसका मेन वेक्टर क्या होता है? सुअर होता है। चलो, स्वाइन का मतलब भी क्या होता है? सुअर होता है। जब नीपा फ्लू की बात करते हैं तो ये फ्लू का पैथोजन कौन है? नीपा वायरस। नाम इनके अलग कोई नहीं है, इसका तो नहीं है, इसका पैथोजन है नीपा वायरस। नीपा वायरस, जैसे इबोला वायरस आया वैसे नीपा वायरस आया। अब ये किसके अंदर रहता है नीपा वाला? ये बेटा एक जूनेटिक वायरस है। जूनेटिक का मतलब क्या है? जो जानवरों से आता है। मैं पहले पढ़ा चुकी हूं आपको। जूनेटिक वायरस है मतलब जानवरों में आएगा। आपके घरों में जो जानवर हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जो भी आपके घर में जानवर हैं, और उन जानवरों के अंदर ये जल्दी आ जाता है। फिर जानवरों से आप उनके कांटेक्ट में गए, है ना, और उनके कांटेक्ट में जाने से आपके बॉडी में ये फ्लू आ सकता है। और ये बहुत खतरनाक है बिकॉज ये सीधा जाता है और आपके ब्रेन के अंदर फीवर करता है, दिमागी बुखार करता है, ब्रेन को, स्पाइनल कोड को नुकसान पहुंचाता है। सीधा ये छोटा मोटा बुखार नहीं, सीधा जाएगा ब्रेन के पास और आपका नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाएगा, इंसान की याददाश्त चली जाएगी, इंसान पढ़ नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, कोई चीज को समझ नहीं पाएगा, ढंग से बोल नहीं पाएगा, जुबान लड़खड़ाने लग जाएगी। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं इस बीमारी के अंदर। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि ये जानवरों से फैलता है, इसीलिए आपके घर में जानवर हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, मैंने देखा है, गाय को हाथ चटाते हैं, है ना। अच्छी बात है, आप गाय भैंस को हाथ चटा रहे हो, कोई बात नहीं, आप जानवरों से प्यार करते हो, अच्छी बात है, मैं भी बहुत करती हूँ। लेकिन बाद में आप अपने हैंड को अच्छे से वॉश कीजिए, हैंड वॉश से अच्छे से उनको धो लीजिए, या उनके कपड़े वपड़े उनके पास जो पहन के जा रहे हैं। गाँव देहात में ये नीपा फ्लू बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गाँव देहात में क्या करते हैं लोग, बकरी होगी, भेड़ होगी, गाय भैंस, इनको पालते हैं तो उन पर इतना ज्यादा वो ध्यान नहीं देते हैं कि किससे कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो बिना ध्यान दिए ही उन लोगों में ये ज्यादा बीमारियां आ जाती हैं। तो ये एक जेनेटिक डिजीज है। और याद रखिएगा, जेनेटिक डिजीज क्या होती है? ऐसी कोई बीमारी जो पहले जानवर में आई, पहले किस में आई? एनिमल में आई, जानवर में आई, और जानवर से किस में आई? ह्यूमन बींग्स में आई। जानवर में किस में गई? ह्यूमन बींग्स में गई, मनुष्य जाति में गई। उसे हम जेनेटिक डिजीज या जेनेटिक वायरस कहते हैं। ठीक है, उसे हम जेनेटिक डिजीज या जेनेटिक वायरस करते हैं। और इसे ये दिमागी बुखार कर सकता है आपको, ये याद रखेगा। ब्रेन में इन्फेक्शन करेगा, और जो ब्रेन में इन्फेक्शन करता है वो खतरनाक बीमारी होती है। अगर बिगड़ गए ना तो 7 दिन के अंदर इंसान की डेथ हो सकती है ना, बहुत खतरनाक होता है। अगला है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो है, इसके पैथोजन का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो रोगजनक है, वायरस है, कौन सा वायरस? H1N1 या H3N2। ये 2 प्रजाति के वायरस हैं, H1N1 या H3N2। ये दोनों वायरस किसके अंदर रहते हैं? सूअर के अंदर। तो इसका वेक्टर कौन हो जाएगा? सूअर हो जाएगा। वाहक कौन हो जाएंगे? पिग, सूअर हो जाएंगे। अब सूअर के कांटेक्ट में आप चले गए कैसे ना कैसे, या सूअर दूसरे जानवर के कांटेक्ट में चला गया, उस जानवर के कांटेक्ट में आप चले गए, तो आपको हो जाएगा। देखो पहले नीपा वायरस देखो, मैंने यहां पर एक इमेज भी लगा रखी है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। देखो मैंने आपको यही बताई थी, सेम चीज यहां पर है। इसको 1998 में बहुत ज्यादा मलेशिया में सबसे पहले नीपा वायरस बहुत फैला था। कैसे? देखो, फ्रूट बैट्स आर नेचुरल होस्ट ऑफ नीपा वायरस। फ्रूट बैट का मतलब क्या होता है? ऐसे बैट्स, ऐसे चमगादड़ जो फल वगैरह पर बैठते हैं और उसका रस पी लेते हैं, है ना, और उसी से वो सरवाइव करते हैं। कैसे ट्रांसमिट हुआ? तो देखो, नेचुरल होस्ट है इसका फ्रूट बैट। कैसे? तो देखो, एक तो ये आप कोई फल है उसमें इन्फेक्शन कर दिया, इसी फल को इस बच्चे ने खा लिया, इस बच्चे से सब में हो सकता है, उसके घर में जितने भी सारे लोग हैं उसमें हो सकता है। दूसरा कि ये जो बैट है, चमगादड़ है, वो किसी जानवर के पास चला गया, जैसे सुअर वगैरह के पास, या कोई भी हो सकता है, उसको उसने काटा या उस जानवर के कांटेक्ट में गया और उस जानवर के कांटेक्ट में आप गए, तो आपको हो जाएगा नीपा फ्लू। इस तरीके से वो ट्रांसमिट होता है। मेन इसका होस्ट होता है, नेचुरल होस्ट, वो फ्रूट बैट होते हैं। कहने का मतलब जो फल वगैरह खाते हैं, है ना, उनको। चलो अब बात करते हैं हम किसकी? स्वाइन फ्लू की। ये रहा स्वाइन फ्लू। किससे होगा स्वाइन फ्लू? तो देखो बेटा, सूअर बना हुआ है, सूअर के अंदर ये वायरस आएगा H1N1, और आप इस सूअर के कांटेक्ट में कैसे ना कैसे चले गए।
है ना, तो आपको भी हो जाएगा। अब क्या क्या है तो देखो, बुखार होगा, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, बहुत ठंड लगेगी और बहुत थकान रहेगी आपको। फ्लू का मतलब ही मैंने बता दिया है, नॉर्मल एक जुकाम है वो भी क्या होता है, एक फ्लू होता है। नॉर्मल जुकाम है वो भी एक फ्लू है, बस यही है। कुछ लोग क्या करते हैं, सूअर वगैरह को खाते हैं, है ना, सॉरी मैं किसी के धर्म को बुरा नहीं बोल रही हूँ, तो उन लोगों में बहुत जल्दी बीमारी हो जाती है। सूअर का मांस वगैरह खाते हैं तो सूअर के अंदर जनरली स्वाइन फ्लू रहता है, तो आपको भी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये याद रखिएगा। आओ ये याद रखिएगा। आओ अब ये हो गया आपका नीपा वायरस जो चमगादड़ फैलाएंगे, और स्वाइन फ्लू जो कौन फैलाएगा आप बताओगे, सूअर फैलाएंगे। एक और आता है बर्ड फ्लू, वो भी लिख लो। एक और आता है बर्ड फ्लू जो बर्ड से होता है, बर्ड फ्लू। फ्लू का मतलब ये जुकाम, खांसी, सर्दी, ये सब। और जब ब्लड फ्लू की बात करते हैं तो इसका पैथोजन होता है H5N1। इसका पैथोजन, इसका रोगजनक किसे माना जाता है, H5N1। H1N1 ने स्वाइन फ्लू करा, H5N1 जो वायरस है ये किसके अंदर रहता है, इसके वेक्टर माने जाते हैं कुक्कड़ फैमिली। कुक्कड़ फैमिली समझते हो क्या होता है, कुकड़ू बोलने वाले, है ना, जैसे मुर्गा, मुर्गी, बतख, ये सब होते हैं बर्ड्स। जैसे हैंस हो गए और जो डंक्स होती हैं वो होते हैं, तो मुर्गा हो गया, मुर्गी हो गया, बतख हो गई। कहने का मतलब जो कुक्कड़ फैमिली है। अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मुर्गा वगैरह खाते हैं, तो उनमें तो बहुत आसानी से ये आ जाता है। कुक्कड़ परिवार में ये बर्ड फ्लू बहुत जल्दी से आ जाता है। अभी देख लो 2-3 महीने पहले क्या किया था, सारे के सारे चिड़ियाघर की चिड़िया को मारना पड़ा, बत्तख को मारना पड़ा, हंस वगैरह जो थे उनको मारना पड़ा, और जो मुर्गा मुर्गी थी उनको मारना पड़ा। पूरे के पूरे मुर्गा फार्म के जितने मुर्गे थे उनको मारना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर एक मुर्गे को भी पूरे फार्म में हो गया तो सबको हो जाएगा 5-6 दिन में। पीछे ही तो हुआ था, सरकार ने क्या किया था, सारों को मारा, क्योंकि अगर उनको नहीं मारते तो वो इंसान में भी आ जाता, और फिर इंसान के अंदर आने के बाद वो कंट्रोल नहीं होता। तो इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है। बस जब पता लगता है कि इस चिड़ियाघर में इस चिड़िया को या इस बत्तख को या इस कबूतर को हो गया है, उसे तो मारेंगे मारेंगे, और उसके आसपास जितने भी हैं उन सबको मार देते हैं। अभी तो हुआ था 2-3 महीने पहले, आपने देखा होगा केरला में बहुत फैला था ये। तो केरला में पूरे के पूरे मुर्गा फार्म पर या पूरे के पूरे चिड़ियाघर में बहुत सारी चिड़ियों को मारा था। फिर मारना पड़ता है, वो मजबूरी हो जाती है, ना चाहकर भी मारना पड़ता है। बहुत आसानी से हो जाता है बर्ड फ्लू, 4-5 साल में एक बार आता ही आता है। इसमें भी क्या होगा, वही जुकाम, खांसी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा ब्लॉक कर देगा, इंसान की डेथ तक हो सकती है। तो ये हो गया आपका बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला फ्लू, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू हर 4-5 साल में एक बार घूम के आ जाता है, क्योंकि इसके लिए कोई टीका नहीं लगा है, क्योंकि बर्ड्स में हो रहा है। बर्ड्स को सबको टीका कैसे लगाएंगे हम, बर्ड्स को टीका लगाना कोई पॉसिबल है क्या, इसलिए इसका कोई इलाज भी नहीं है, आता रहता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, अगला है एक मम्प्स बीमारी भी आपने सुना होगा, बहुत इजीली किसी में भी हो जाती है। मम्प्स हिंदी में कहते हैं गलसूआ रोग। मम्प्स हिंदी में कहा जाएगा गलसूजा या गलसूआ रोग, क्योंकि गले वाले पार्ट में सूजन आ जाती है। और जब बात करते हैं इसका पैथोजन कौन है, मम्प्स बीमारी का पैथोजन कौन होता है, रोगजनक कौन माना जाता है, तो इसका रोगजनक माना जाता है बच्चों, आप बताओगे पैरामाइक्सोवायरस। ये जो वायरस है इसका इन्फेक्शन होता है, तब क्या होता है आप बताओगे, मम्प्स या गलसूआ नामक रोग हो जाती है। कहाँ रहता है ये, हवा में, मिट्टी में, पानी में, सब जगह रह सकता है। तो एयरबोर्न डिजीज भी हो सकता है, वाटरबोर्न भी हो सकता है, और सॉइल, मिट्टी से भी फैल सकता है। क्या होगा इसके अंदर क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, सुनिएगा। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है हमारी सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड्स जिसे हिंदी में कहा जाता है लारीय ग्रंथि। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया होगा, या नहीं पढ़ाया होगा तो आगे पढ़ाया जाएगा आपको, कि हमारे माउथ में कान के पास 2 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, एक इधर एक इधर, जो क्या बनाती हैं, जो लार बनाती हैं। और जो कान के पास होती हैं उन्हें बोलते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी,
पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड लारीय ग्रंथि, और इन ग्रंथियों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, और प्रॉपर आपका लार नहीं बन पाएगा, और लार नहीं बनेगा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, फूड का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम में फिर क्या होगा उस बच्चे का, मेनली बच्चों में ज्यादा जल्दी हो जाता है, उसका एक गले वाला पार्ट सूज जाता है, और जो जबड़े होते हैं ना उसमें भी लॉक हो जाते हैं, जोक्लो डिजीज भी से कह सकते हैं, जो लॉक डिजीज भी से कह सकते हैं, जबड़े लॉक हो जाते हैं उसके, वो बोल नहीं पाता है, अच्छे से खा नहीं पाता है, गले वाले पार्ट में सूजन आ जाती है, और उसकी पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में इंफेक्शन हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी बीमारी है जिसमें सलाइवरी ग्लैंड में इंफेक्शन होता है। मैंने पहली बीमारी पढ़ाई है और एक ही होती है, ये पहली और आखिरी यही है कि जो मम्प्स है, गलसुआ रोग है, गले वाले पार्ट में सूजन आ जाएगी, ये जबड़े ऐसे हो जाएंगे, लोग ऐसे हो जाते हैं उस बच्चे के, वो प्रॉपर बोल नहीं पाता है। और इस बीमारी के अंदर क्या होता है, लारीय ग्रंथियों में सूजन, और कौन सी, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड लारीय ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। ठीक है, बस ये इतना आपको वायरस डिजीज में याद करने थे। मेरी तरफ से शायद खत्म हो गए होंगे, आप लोग चेक कर लेना, कोई छोटा मोटा बचा होगा तो वो मैं कल देख लूंगी। ठीक है, छोटा मोटा कोई अगर वायरस डिजीज बची होंगी तो वो मैं कल देख लूंगी। एक बार मैं नोट्स से देखकर चेक करके बता देती हूँ कि सब आपको मैंने करवा दिए हैं। एक मैंने नोट्स में लिख रखा है कॉमन कोल्ड।